स्वागत है आपका इस चैनल स्टडी पॉइंट में, जिसमें हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड ओम लॉ के आगे वाले चैप्टर में। इससे पहले हमने अगली वाली वीडियो में क्वेश्चन 77 तक क्वेश्चन करवा दिए थे। अब 77 के बाद हम देखेंगे जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में ओम्स लॉ और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन यूथ पब्लिकेशन के हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 77 से। ओम्स लॉ इज़ एप्लीकेबल टू। ओम्स लॉ किस पे एप्लीकेबल करता है? ओम्स का नियम लागू होता है रेजिस्टेंस पे। सेमीकंडक्टर पे नहीं लागू होता है। वैक्यूम ट्यूब पे नहीं। इलेक्ट्रोलाइट्स पे नहीं। तो इसका आंसर आएगा डी, नन ऑफ दीज। ओम्स का नियम सेमीकंडक्टर पर, वैक्यूम ट्यूब पर और इलेक्ट्रोलाइट्स पर नहीं लागू होता है, जबकि रेजिस्टेंस पर लागू होता है। ओम्स लॉ एप्लीकेबल होता है टू द रेजिस्टेंस के ऊपर। नेक्स्ट देखते हैं अगला क्वेश्चन 78 पे। कंसीडर्ड फॉलोइंग स्टेटमेंट, द फोर्स पर यूनिट लेंथ बिटवीन टू स्टेशनरी पैरेलल वायर्स स्टेडी करंट्स। दो तारों के बीच जो लगने वाला फोर्स रहता है वो किस तरीके का रहता है? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू सेपरेशन ऑफ वायर। दोनों के इन्वर्स प्रोपोर्शनल में डिस्टेंस के? यस। प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ ईच करंट? यस। एंड सेटिस्फाई द न्यूटन थर्ड लॉ? यस। ये तीनों आंसर ठीक आएंगे इसके। इसका आंसर है डी। आंसर डी, ए बी सी सही है, तीनों सही हैं। धारा वाहन करने वाले दो स्थैतिक समांतर तारों के मध्य बल प्रति इकाई लंबाई के बीच डी के इन्वर्स में होंगे तथा करंट के समानुपाती होंगे। ये न्यूटन तीसरा नियम भी पालन करते हैं। इफ 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 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल समानुपाती होगा I1 I2 के और लेंथ के, और इन्वर्स में होगा डिस्टेंस के। जब दो तारों के मध्य आकर्षण बल एट्रैक्टिंग फोर्स लगेगा, जब तो दोनों तारों में धारा का समान दिशा में होगी, तथा विकर्षण बल लगेगा जब दोनों धारा में धारा विपरीत होगी। मान लीजिए दो तार हैं, ये और ये, इसमें अगर फोर्स लगेगा तो किसके प्रोपोर्शनल होगा? I1 एंड I2, और इन्वर्स प्रोपोर्शनल होगा डिस्टेंस के। अगर मान लीजिए धारा ए में सेम दिशा में जाएगी, सेम दिशा में जा रही होगी, तो इसका कौन सा फोर्स लगेगा? अट्रैक्टिंग फोर्स, आकर्षण बल लगेगा। अगर यही दो तारों में धारा विपरीत डायरेक्शन में जा रही है, एक इस तरफ जा रही है, एक इस तरफ जा रही है, तो इसमें फोर्स लगेगा रिपल्जन फोर्स, विकर्षण बल लगेगा। ये फोर्स न्यूटन थर्ड लॉ भी फॉलो करता है। तो इसका आंसर आएगा आंसर नंबर डी, तीनों करेक्ट हैं। आगे चलते हैं 79 पे। एक सांद्रिक 2 वोल्ट एंड 0.3 कूलम आवेश संग्रहित करता है, तो इसकी धारिता क्या होगी? मतलब एक कैपेसिटर जो है 2 वोल्ट एंड 3 कूलम चार्ज संग्रहित स्टोर करता है, तो इसकी कैपेसिटेंस कितनी होगी? इसका फार्मूला क्या आएगा? Q इजिकल टू CV। वोल्ट की वैल्यू कितनी है? 2 वोल्ट, और कॉलम की वैल्यू 3.3 कॉलम, तो इसकी वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे। C बराबर चार्ज बटे वोल्ट, तो आएगा आंसर इसका
15 फराड। तो आंसर फर्स्ट 79 का आंसर आएगा 0.15 फराड। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन पे। 80 क्वेश्चन पे। इफ़ W इज एनर्जी एंड T इज टाइम, Q इज चार्ज एलिमेंट, देन वोल्टेज अक्रॉस एलिमेंट। यदि W ऊर्जा है, T समय है, Q एक आवेश चार्ज है, तो अब ये तत्व के अक्रॉस वोल्टेज क्या होगी। तो वोल्टेज का फॉर्मूला क्या आता है, V इज इक्वल टू एनर्जी बटे चार्ज। आगे V इज इक्वल टू एनर्जी बटे चार्ज। एनर्जी की यूनिट आएगी जूल बटे कूलम, वोल्ट आएगी। तो इसका आंसर आएगा चार्ज, ऊर्जा बटे आवेश, एनर्जी बटे चार्ज। वोल्ट की वैल्यू ये आएगी, एनर्जी बटे चार्ज। वोल्टेज वो बल है जो किसी परिपथ में इलेक्ट्रॉन को गति प्रदान करता है। किसी विद्युत सेल या जनरेटर का ईएमएफ या वोल्टेज ऊर्जा का वाहन मान है जो एक कूलम आवेश प्रवाह से प्राप्त होता है। ये ऊर्जा किया गया कार्य प्रति कूलम स्रोत का विद्युत वाहक बल कहलाता है। चलिए आगे आंसर करते हैं 81 पे। व्हाट इज द चार्ज ऑफ स्टेबल एटम। स्टेबल एटम का चार्ज क्या होगा। स्टेबल एटम वो होता है जिस एटम में इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन दोनों होते हैं, उसमें ना ये निगेटिव चार्ज होता है ना ही पॉजिटिव चार्ज होता है। मतलब इलेक्ट्रॉन ना ही केवल इलेक्ट्रॉन रहता है ना ही प्रोटॉन रहता है, दोनों इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन इक्वल मात्रा में रहते हैं दोनों। तो चार्ज स्टेबल एटम कहलाता है। व्हाट इज द चार्ज ऑफ स्टेबल एटम। स्थिर परमाणु क्या होगी, अनचार्ज। ए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट अनचार्ज, आवेश रहित। स्थिर परमाणु पर कोई आवेश नहीं होता, मतलब स्थिर परमाणु स्टेबल एटम पर कोई चार्ज नहीं होता। धनात्मक आवेश किसी परमाणु द्वारा इलेक्ट्रॉन त्याग करते हैं। पॉजिटिव चार्ज किसी भी एटम द्वारा इलेक्ट्रॉन को रिजेक्ट करता है, जबकि निगेटिव किसी भी परमाणु द्वारा इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है। जबकि निगेटिव एटम जो होता है इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। जबकि परमाणु न्यूट्रल होता है, तो क्योंकि इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन की संख्या बराबर होती है। इलेक्ट्रॉन अगर एक एटम में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या बराबर होगी तो वो एटम स्टेबल होगा, मतलब न्यूट्रल होगा। जिस पर विपरीत प्रकृति का परंतु समान मात्रा में आवेश पाया जाता है। फलत संपूर्ण परमाणु मतलब पूरा एटम न्यूट्रल होते हैं। क्वेश्चन नंबर 82 की तरफ चलेंगे। चार्ज बॉडी इज कंडीशन ड्यू टू। एक शरीर पर वैद्युत चार्ज की शर्त के कारण क्या होते हैं। इसका आंसर है ए डिफिशिएंसी है, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन। एक किसी बॉडी पे इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होएगा, जब या तो होएगा निगेटिव चार्ज या होएगा पॉजिटिव चार्ज, या उसमें इलेक्ट्रॉन होंगे या प्रोटॉन होंगे, तभी वो बॉडी चार्ज रहेगी। अगर दोनों ही एक आइटम में होंगे, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन दोनों होंगे, तो उसमें चार्ज नहीं होगा, वो न्यूट्रल होएगा, उसमें कोई चार्ज नहीं होगा। तो इसका आंसर ए है डिफिशिएंसी या एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन की कमी या वृद्धि। शरीर पर आवेश आने के कारण इलेक्ट्रॉन में वृद्धि या कमी है। परमाणु द्वारा इलेक्ट्रॉन त्याग करना, ग्रहण करना। शरीर पर वैद्युत
आवेश होता है, मतलब इलेक्ट्रॉन, एटम में इलेक्ट्रॉन को गेन करना या इलेक्ट्रॉन को लूज़ करना, वही वो एटम में चार्ज होता है। स्वतंत्र अवस्था में परमाणु, मतलब स्वतंत्र अवस्था में एटम जो न्यूट्रल रहता है, जिसमें दो चार्ज रहते हैं, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन दोनों रहते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या बराबर होती है, जिन पर विपरीत प्रकृति परंतु बराबर मात्रा में इलेक्ट्रॉन बराबर मात्रा में अचार्ज आवेश पाए जाते हैं। संपूर्ण परमाणु उदासीन होती है, न्यूट्रल होता है। आगे चलते हैं 83 क्वेश्चन पे। इनसाइड कंडक्टिंग स्फीयर रिमेन कांस्टेंट। एक कंडक्टिंग स्फीयर के अंदर क्या कांस्टेंट होगी? इनसाइड एक कंडक्टिंग स्फीयर माना हमने, कंडक्टिंग स्फीयर ये, उसके अंदर क्या कांस्टेंट होती है? एक कंडक्टिंग स्फीयर में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इनसाइड कंडक्टिंग स्फीयर के 0 होगी। इसके अंदर कांस्टेंट होगा वोल्टेज, वोल्टेज रहेगा कांस्टेंट। गोले के अंदर किसी भी जगह विभव पोटेंशियल का मान हमेशा कांस्टेंट रहेगा, जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मान 0 होता है। तो इनसाइड कंडक्टिंग स्फीयर व्हाट रिमेन कांस्टेंट, क्या चीज़ कांस्टेंट होगी? तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, आंसर ए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज कांस्टेंट होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन पे। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कांस्टेंट। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कंस्टिट्यूटिंग 1 कूलम ऑफ चार्ज। कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 1 कूलम आवेश में जमा इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी? 1 कूलम आवेश में जमा इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी? तो आंसर इसका सी, 0.625 मल्टीप्लाई 10⁻19। 1 एम्पियर की धारा को 1 सेकेंड तक प्रवाहित करने के लिए किए जाने पर स्थानांतरित आवेश की मात्रा कूलम होती है। Q इज इक्वल टू एनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो हम जानते हैं चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन 1.6 10⁻19 होता है। तो ये फॉर्मूले में यहाँ लगा देंगे। इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 0.625 10⁻19। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 85 की तरफ। द परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम इस, परमिटिविटी वैक्यूम क्या होगी? परमिटिविटी वैक्यूम की होगी 8.85 मल्टीप्लाई 10⁻⁻12 फराड मीटर्स। निर्वात की वैद्युतशीलता, मतलब परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम की होगी 8.85 और परमिटिविटी ऑफ एयर कितनी होगी? इसकी होगी 1। चलिए आगे बढ़ते हैं। सॉलिड स्फीयर मेड ऑफ इंसुलेटिंग मटेरियल हैड रेडियस r and total charge Q distribute uniform its volume. What the magnitude of electrical field intensity at distance r inside sphere? त्रिज्या के इंसुलेटर पदार्थ से बना है तथा इसमें आयतन में संपूर्ण आवेश Q को एक समान रूप से वितरित है। गोले के अंदर r 0 से ग्रेट है, स्मॉल r से कैपिटल R दूरी पर वैद्युत इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी? मतलब वैद्युत क्षेत्र तीव्रता क्या होगी? इसका आंसर है ए, क्यू आर 4 पाई परमिटिव फ्री स्पेस एन आर क्यूब।
Electric field instant at the distance point due to the point charge Q locate origin 100 microvolt 100 microvolt meter. If the point is now enclosed by the perfect conducting seed sphere at a point outside sphere become outside sphere क्या होएगा जीरो होएगा. सोर्स पर स्थिर पॉइंट आवेश Q के कारण दूरी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 100 माइक्रोवोल्ट मीटर है. यदि ये बिंदु अब गोले के बाहर किसी पॉइंट P पर पूरी तरह से वैद्युत क्षेत्र के गोले बंद कर दिया जाए तो क्या होगा? ज़ीरो होगा, शून्य. जैसे हम गस के नियम के अनुसार हम मानते हैं किसी सरफेस को इनक्लोज कर देंगे तो उसके फ्लक्स कितनी होगी? ज़ीरो होगी. पॉइंट चार्ज पॉजिटिव चार्ज धातु मेटल शीट के क्षेत्र की सतह पर एक नेगेटिव चार्ज प्रकृति करेगा. गस के अनुसार एक बंद सतह से गुजरने वाली नेट फ्लक्स क्या होती है? ज़ीरो होती है. पॉजिटिव चार्ज प्लस नेगेटिव चार्ज इक्वल टू ज़ीरो. अब क्वेश्चन नंबर 88 पे चलते हैं. जब समान दिशा में धारा ले जाने वाले दो समांतर चालक एक दूसरे के समीप रखा जाए तो उनके चालक पे क्या अनुभव होगा? समान दिशा पे मतलब दो चालक हैं, एक भी दोनों के समांतर रखा जाए, उनके एक दूसरे के समीप रखा जाए, उनके समान दिशा पे धारा चल रही है, मतलब सेम डायरेक्शन पे धारा चले तो उनके दोनों के बीच कौन सा फोर्स लगेगा? अट्रैक्शन फोर्स लगेगा, आकर्षण बल. तो एक आकर्षण बल लगेगा. सी. जब समान दिशा में धारा ले जाने वाले दो समांतर चालक एक दूसरे के समीप रखे जाते हैं तो चालक पर आकर्षण बल का अनुभव करता है. क्वेश्चन नंबर 89 पे चलते हैं. इन एनी इलेक्ट्रिक सर्किट द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. कोई भी इलेक्ट्रिक सर्किट में इलेक्ट्रिक फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन से क्या होता है? करंट प्रोड्यूस होता है. किसी भी वैद्युत परिपथ में इलेक्ट्रॉन का प्रवाह निर्यात करता है एन इलेक्ट्रिक करंट. एक वैद्युत धारा. किसी भी वैद्युत परिपथ में इलेक्ट्रॉन प्रवाह से एक वैद्युत धारा बनती है जिसका फार्मूला है I=Q/T, आवेश अपॉन समय. द लॉ यूज्ड टू डिटरमाइन. क्वेश्चन नंबर 90 चलते हैं. द लॉ यूज्ड टू डिटरमाइन फोर्स बिटवीन टू करंट कैरिंग कंडक्टर. कौन सा लॉ हमें फोर्स बताता है कि दो करंट कैरी कंडक्टर के बीच कौन सा फोर्स लगेगा? अट्रैक्शन फोर्स लगेगा, रिपल्सन फोर्स लगेगा. तो इसका आंसर आएगा सी, बायो सावर्ट लॉ. दो धारावाहिक चालक के मध्य लगने वाले बल को ज्ञात करने के नियम किसके द्वारा ज्ञात किया था? बायो सावर्ट नियम के द्वारा. दो धारावाहिक चालकों के मध्य लगने वाले बल को बायो सावर्ट के नियम से प्राप्त करते हैं. यदि दोनों चालक के मध्य धारा की दिशा समान होती है, सेम होती है, तो लगने वाला बल अट्रैक्टिंग फोर्स होगा, आकर्षण प्ररूपी का होगा. यदि दोनों चालक में बहने वाली धारा विपरीत होगी, मतलब उल्टी होगी, तो लगने वाले बल की दिशा भी विपरीत होगी. दो धारावाहिक चालक के मध्य लगने वाला फोर्स अट्रैक्टिव रिपल्सिव फोर्स किसके समानुपाती होगा? करंट के समानुपाती होगा और उनकी दोनों दूरियों के बीच इन्वर्स में होगा. यदि हम मान लेते हैं करंट I1 I2 की 1 एम्पियर है, डिस्टेंस 1 मीटर है, तो इसका फार्मूला आएगा, F की वैल्यू आएगी 2 × 10⁻⁷ न्यूटन. अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 91 पे. व्हाट डज द रीजन अराउंड स्टेशनरी इलेक्ट्रिकल चार्ज हैज़.
स्थैतिक वैद्युत चार्ज के चारों ओर का क्षेत्र क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड। आंसर ए इलेक्ट्रिक फील्ड। स्थैतिक वैद्युत चार्ज के चारों ओर का क्षेत्र वैद्युत क्षेत्र कहलाता है, जिसका फार्मूला है ई इज इक्वल टू फोर्स अपॉन चार्ज न्यूटन बटे कूलम्स। वट अब आंसर क्वेश्चन देखते हैं 92। फॉलोइंग स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी क्या है? कौन सी अदिश राशि है? अदिश राशि है इसका आंसर सी। इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल इज अ स्केलर क्वांटिटी। इलेक्ट्रिक फोर्स है वेक्टर क्वांटिटी। इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट डेंसिटी है वेक्टर क्वांटिटी। एंड इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ भी है वेक्टर क्वांटिटी। सी। वैद्युत विभव अदिश राशि है वे राशि जिसमें परिमाण होते हैं लेकिन दिशा नहीं होती। वे राशि जिसमें दिशा नहीं होती, रिजल्टेंट होते हैं, मैग्नीट्यूड होता है लेकिन डायरेक्शन नहीं होती। उसको क्या कहते हैं? स्केलर क्वांटिटी कहते हैं। स्केलर क्वांटिटी कहते हैं। उदाहरण के लिए द्रव्यमान, डेंसिटी, समय, चालक, वॉल्यूम, ऊर्जा, विद्युत धारा, टेम्परेचर। वे राशि जिसमें रिजल्टेंट और डायरेक्शन मतलब मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों होते हैं उन्हें वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। जैसे बल, फोर्स, डिस्प्लेसमेंट, इलेक्ट्रिक करंट डेंसिटी, इलेक्ट्रिक पोल, आघूर्ण, चालक, प्रवणता आदि। ये क्या होती हैं? ये कौन सी राशि रहती हैं? ये वेक्टर रहती हैं। आगे चलते हैं क्वेश्चन पे। A closed surface enclosed point Q has a medium with permittivity free space. Then Gus should not be represented. Gus किससे नहीं रिप्रेजेंट किया जाता है? तो आंसर आएगा ए। डेल्टा ई इज इक्वल टू चार्ज बटे एप्सिलॉन नॉट, चार्ज बटे परमिटिविटी एंड फ्री स्पेस। ये गजला नहीं दर्शाता है। डेल्टा ई चार्ज अपॉन परमिटिविटी स्पेस, ये गस का नियम नहीं ना। गस का नियम ये है लाइन इंटीग्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्लोज सरफेस इज इक्वल टू चार्ज बटे परमिटिविटी इन फ्री स्पेस, जिसको डेल में करा गया है तो इसका ये आएगा। ये दो गस लॉ फॉलो करते हैं, ये नहीं फॉलो करेगा ऊपर वाला। आगे चलते हैं 94 में। द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इंस्टाइज चार्ज कंडक्टर। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो रहती है चार्ज कंडक्टर पे क्या रहती है? ज़ीरो। किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी चार्ज कंडक्टर के इनसाइड रहती है ज़ीरो। एक आवेशित गोले कंडक्टर के भीतर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य। एक आवेशित गोले कंडक्टर के भीतर वैद्युत क्षेत्र तीव्रता मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज़ीरो होती है, क्योंकि गोले के अंदर घिरा हुआ कुल आवेश शून्य है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 95 पर। द पोटेंशियल ऑफ अ पॉइंट चार्ज एट अ डिस्टेंस आर इज गिवन बाई। किसी दूरी आर पर रखे हुए बिंदु आवेश का विभव किसके द्वारा दिखाया जाता है? आंसर सी। क्यू बटे 4 पाई परमिटिविटी फ्री स्पेस बटे अपॉन आर। सी इसका यह आंसर आएगा।
किसी दूरी r पर रखे हुए बिंदु आवेश का विभव दिखाया गया है। कूलाम के नियम अनुसार k की वैल्यू होती है k = 1/4πε0 होती, जबकि परमिटिविटी फ्री स्पेस तथा इसका मान होता है 8.85 × 10⁻⁻12 फराड/मीटर्स। यदि q तथा विभव पोटेंशियल के बीच दूरी r हो तो इसका फार्मूला ये होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन पे। (96) पर इलेक्ट्रिक करंट कैन बी क्लासिफाइड। वैद्युत प्रवाह को वर्गीकृत किया जाता है, मतलब इलेक्ट्रिक करंट को किस तरह क्लासिफाई कराता है। तो आंसर इसका आएगा डी, कंडक्शन द्वारा, कन्वेक्शन द्वारा एंड डिस्प्लेसमेंट करंट द्वारा। चालन, संवहन, विस्थापन इलेक्ट्रिक प्रवाह द्वारा। चालन, वैद्युत धारा किसी चालक में जब आवेश का प्रवाह एक स्थान से दूसरे स्थान तक होता है तो उसे वैद्युत धारा कहते हैं, मतलब इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं, इलेक्ट्रिक कंडक्टिंग करंट कहते हैं। विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट इलेक्ट्रिक प्रवाह। डिस्प्लेसमेंट किस तरह की होती है, जब विस्थापन वैद्युत प्रवाह तभी होती है जब वैद्युत क्षेत्र समय के साथ परिवर्तित होता है। डिस्प्लेसमेंट इलेक्ट्रिक फ्लो कब होता है, जब इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है समय के साथ चेंज होती है। कंडक्शन इलेक्ट्रिक प्रवाह कब होता है। कन्वेक्शन इलेक्ट्रिक प्रवाह कब होता है, जब धारा का प्रवाह किसी वैद्युत रोधी पदार्थ इंसुलेटिंग मटेरियल जैसे लिक्विड में, गैस, रेल फील्ड गैस या वैक्यूम में होता है तो उसे कन्वेक्शन इलेक्ट्रिक फ्लो कहते हैं। इसका आंसर आएगा डी, कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड डिस्प्लेसमेंट करंट। चलिए आगे बढ़ते हैं 97 पर। इफ वोल्टेज इंस्टेंटेनियसली करंट थ्रू द रेजिस्टेंस करंट अक्रॉस। वोल्टेज अगर चेंज होगी इंस्टेंटेनियसली तो करंट थ्रू द रेजिस्टेंस कनेक्ट अक्रॉस इट क्या होगा, चेंज, ये भी चेंज हो जाएगा, तुरंत बदल जाएगा। यदि एक वोल्टेज में तुरंत परिवर्तन होता है तो उससे जुड़ा रेजिस्टेंस धारा क्या होगा, चेंज होगा, तुरंत बदल जाएगा। यदि एक वोल्टेज में परिवर्तन होता है तो उससे जुड़ा रेजिस्टेंस में प्रवाहित धारा तुरंत बदल जाएगी, क्योंकि रेजिस्टेंस धारा परिवर्तन का विरोध नहीं करती, जबकि कंडक्टर धारा में तुरंत परिवर्तन का विरोध करता है। तो आंसर आएगा सी, वोल्टेज चेंज करने से रेजिस्टेंस के अक्रॉस में करंट भी चेंज होगी इंस्टेंटेनियसली, तुरंत। चलते हैं आगे क्वेश्चन पे 98 पे। When the air pocket is trapped inside dielectric relative permittivity 5 for given applied voltage across the dielectric, the ratio of stress in air pocket to the dielectric is equal to। अचालक के अक्रॉस लगाए गए वोल्टेज के लिए जब वायु के गुच्छे सापेक्ष विद्युतीयता 5 के अचालक के अंदर फंसे जाते हैं, मिले होते हैं, तो वायु के गुच्छे के अंदर तनाव तथा अचालक के अंदर तनाव का अनुपात क्या होता है। तो ये अनुपात होता है बी के बराबर 5, क्योंकि ई जो प्रोपोर्शनल होता है 1/परमिटिविटी फ्री स्पेस एंड रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ मटेरियल। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एयर में एंड डाइलेक्ट्रिक में कितनी होगी, 5। आंसर आएगा इसका बी। क्वेश्चन नंबर 99। इस क्वेश्चन छोड़ चलिए अगली नंबर 99 अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। जब तक के लिए इतना ही।
थैंक यू एंड गुड बाय।